की है। बिहार की बड़ी खबर यह है कि मोकामा में फायरिंग की जो घटना हुई थी उसके बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बिहार की बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और सरेंडर के बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है जेल। अनंत सिंह के सरेंडर को लेकर कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और इसके पहले फायरिंग के आरोपी दूसरे पक्ष यानी सोनू मोनू को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अनंत सिंह के समर्थक रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अनंत सिंह को अब पटना के बेऊर जेल लाया जा रहा है। कोर्ट में सरेंडर के वक्त पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा कि सरकार के नियम के मुताबिक उन्होंने काम किया है, हम पर एफआईआर की तो हमने सरेंडर कर दिया, अब जेल जा रहे हैं, हम कानून का पालन करते हैं। क्यों सरेंडर किया? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ कोई किया सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। तो आपने सुना अनंत सिंह को जब सरेंडर उन्होंने किया और सरेंडर करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया। सवाल पूछा गया कि ये क्या आपने सरेंडर किया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, नियम कानून का पालन करते हुए सरेंडर किया है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमारी फोर्स और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो मुकामी विधायक सरेंडर है क्या? जी, वो माननीय न्यायालय के समक्ष आप समर्पण की। सर कितने लोग सर अभी न्यायिक हिरासत की मांग आपने की है? सर अभी कोर्ट के समक्ष ये आए हैं, हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग बाहर में हैं, हमने जाके अंदर देखा है। अभी हम लोग आगे की प्रक्रिया विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो आगे होगी। और वहीं अनंत सिंह के वकील ने बताया कि बेल की मांग की गई, लेकिन मामला अभी लंबित है, पेंडिंग है, जिसके कारण पूर्व विधायक को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। सुनते हैं। हम लोग सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो मुकामी क्यों सरेंडर किया? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ कोई किया सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। और इस मोकामा फायरिंग से जुड़ी एक दूसरी खबर भी आपको बता देते हैं। फायरिंग मामले में पुलिस ने गैंगस्टर सोनू सिंह के साथी अनंत सिंह के समर्थक रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। पहले मोकामा के नौरंगा में फायरिंग हुई, उसके बाद आज सुबह हेमजा में मुकेश सिंह के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसके बाद इलाके में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तो बड़ी खबर मोकामा फायरिंग से जुड़ी हुई है, दूसरी भी बता रहे हैं आपको। आज सुबह फायरिंग के मामले में पुलिस ने फिलहाल गैंगस्टर सोनू सिंह के साथ ही अनंत सिंह के समर्थक यानी रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। पहले मोकामा के नौरंगा में फायरिंग हुई थी, उसके बाद आज सुबह हेमजा में मुकेश सिंह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसके बाद इलाके में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आज सुबह में पचमाला थाना अंतर्गत हेमजा गांव में ये पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सिंह जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, उनके घर पर कुछ लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई। जैसे ही सूचना मिली है वहाँ यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह को भेजा गया और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 पार्टीज़ यहाँ पर हम लोग पाए हैं। एफएसएल को बुलाया जा रहा है। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराध कर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं और सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है
विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। उसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू और रोशन की गिरफ्तारी हुई है, आगे भी छापेमारी चल रही है। अनंत सिंह की तरफ से भी कोई गिरफ्तारी या उन पे भी रेड हुई है, कोई गिरफ्तारी अभी तक उस तरफ से नहीं हुई है, बट हम लोग करेंगे, जल्दी करेंगे। सुबह में गोलीबारी भी हुई, कल रात में भी गोलीबारी की सूचना आ रही है हमारे सर। ये एसडीपीओ अभी वहीं पर है, गांव में ही है, वो जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ बयान हम लोग दे पाएंगे। और महाराष्ट्र के भंडारा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है और इस बड़े धमाके के बाद अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है, राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर और जानकारी महाराष्ट्र के भंडारा से आपको बता रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये बड़ा धमाका हुआ है, आप देख सकते हैं, ये दूर से ली गई तस्वीरें। बड़ा धमाका, धमाके के बाद आग लगी, आग के साथ साथ धुएं का गुबार ऊंचा आसमान तक दिखाई देता हुआ। और जो जानकारी उसके मुताबिक 8 लोग इस धमाके की जद में आ गए जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। 7 लोगों के घायल होने की खबर है। तुरंत प्रशासन की टीम, एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची, घायलों को ले जाया गया है अस्पताल जहां उनका इलाज चल रहा है। कारण क्या है, किस वजह से ये धमाका हुआ है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, किसकी ये लापरवाही है, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हुए हैं, हताहत हुए हैं, उनको सुरक्षित इलाज दिया जाए, बेहतर इलाज दिया जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ये इस तरह का धमाका या इस तरह की कोई चीज फिर से ना हो। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को बांद्रा कोर्ट ने 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी शरीफुल की 7 दिन की और कस्टडी मांगी थी। सैफ के हमले के आरोपी की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। बांद्रा कोर्ट ने 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी बढ़ाई है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की और कस्टडी मांगी थी और अब इसको बढ़ाया गया है। सैफ अली खान का ये मामला जिस पर उन पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम को अब बांद्रा कोर्ट की तरफ से 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में और भेजा गया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी शरीफुल की 7 दिनों की और कस्टडी मांगी थी। तो अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह ट्विस्ट लेती जा रही है। अब खबर यह आ रही कि सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में उनके दोस्त अफजर जैदी ने एडमिट कराया था। यही वजह है कि सैफ पर हमले की कहानी में कुछ और सवाल जुड़ते जा रहे हैं। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। सैफ पर हमले की कहानी में एक और किरदार की एंट्री। लीलावती में अफसर जैदी ने सैफ को एडमिट कराया। सैफ के दोस्त अफसर जैदी ने ही भरा एडमिशन फॉर्म। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के दौरान क्या क्या हुआ, ये हर कोई जानना चाहता है। हर कोई ये समझना चाहता है कि आखिर 16 जनवरी की रात हुई वारदात की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है। लेकिन ये सब कुछ आईने की तरह साफ हो पाता कि इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो गई। पहली बार लोगों के सामने इस कहानी में अफसर जैदी का नाम आया है। अस्पताल के दस्तावेजों के मुताबिक अफसर जैदी ही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक अफसर जैदी सैफ अली खान के दोस्त हैं और अफसर जैदी ने ही लीलावती अस्पताल के एडमिशन फॉर्म पर अपने साइन किए। यानी अफसर जैदी ने ही अस्पताल में सारी औपचारिकताएं पूरी की। ये सारी जानकारी उस MLC नंबर 59 में दर्ज है जो लीलावती अस्पताल ने बांद्रा पुलिस को सौंपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि सैफ पर हमला सुबह 2:30 बजे हुआ। उन्हें 4:11 पर भर्ती कराया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर सैफ अली खान का दोस्त होने के अलावा अफसर जैदी की क्या पहचान है? कौन है अफसर जैदी? हमले के वक्त अफसर जैदी कहां थे? उन्हें सैफ पर हमले की जानकारी कैसे हुई? फिल्म इंडस्ट्री से अफसर जैदी कैसे जुड़े हैं? किसने
अफसर को इस हमले की जानकारी दी? ये सवाल ऐसे वक्त में उठ रहे हैं जब कई चोटों के बावजूद चंद दिनों में ही सैफ अली खान के ठीक हो जाने को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति इतनी बुरी तरह से घायल है, इतनी भारी इंजरी थी, और वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर रिकवर होके चल करके और एकदम ठीक ठाक चल रहा है और कहीं से किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो इतना फास्ट रिकवरी हो सकता है कि अगर होता है तो भाई बहुत बड़ा कमाल है ये। और मुझे नहीं मालूम कि मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो चुकी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर की जो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव हैं तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये थोड़ा आया है बाहर। एक स्टेटमेंट आया हुआ है, संजय निरुपम का भी आया हुआ है, नीतीश राणे जी का आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत तो नहीं है। फिलहाल सैफ अली खान मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा चुके हैं, लेकिन सैफ अली खान के प्रशंसक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर 16 जनवरी को हुई वारदात के पीछे का एक एक सच क्या है। महाकुंभ में नागा साधुओं की दुनिया के अलग ही रंग हैं। कर्नाटक से पहुंचे एक नागा साधु से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने अपनी साधना और तप से जुड़ी ऐसी कहानियां बताई कि आप चौंक जाएंगे। गुरु का नरमुंड, कठोर साधना, सिद्धि का योग, भस्म का श्रृंगार, नागा भक्ति का अद्भुत संसार। महाकुंभ के इस पवित्र उत्सव में नागाओं की दुनिया को हर कोई समझना चाहता है। लोग इनकी दुनिया से जुड़े रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं। मान्यता है कि जो भी इनके दर्शन कर लेता है, उनकी जिंदगी के कष्ट दूर हो जाते हैं। यही जानने और समझने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम महाकुंभ में ऐसे साधुओं की तलाश में जुट गई, जिनके तप और साधना की कहानियों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई कर्नाटक से आए एक साधु से, जो अपने गुरु के नरमुंड के साथ महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। महाराज जी, आप गुरु जी आपके साक्षात यहाँ विराज हैं नरमुंड के स्वरूप में। महाराज जी, एक आपका आशीर्वाद और आपके भक्त जो यहाँ पे आपके पास जुड़ रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद, ये कितना बड़ा सहयोग है। अरे सबको नहीं मिलता है बेटा, ये बहुत लोग डरते हैं यहाँ आने के लिए, बहुत लोग यहाँ आके आशीर्वाद लेने के लिए भी डरते हैं। नागा बाबा धनंजय गिरी का दावा है कि उनके पास ऐसी सिद्धियां हैं जो भक्तों को शक्ति देने का काम करती हैं। सिद्ध करके देना पड़ता है, ऐसे दूना हमारा सिद्ध दूना आएगी, यहाँ से देने से कुछ शक्तियां प्राप्त होगी। संजीवनी जड़ी होता है, संजीवनी माड़े मतलब नाग देवता का जड़ी होता है। ये जो पानी में उल्टा तैरता है बोलता है ना, ऐसा जाति का होता है बेटा। ये इसको सिद्ध करके हमने ये थोड़ा सा ये चांदी वाला कुछ उसको मुंह लगा दिया है बस। संजीवनी जड़ी की छड़ी, हाथ में मोर पंख, शरीर पर भस्म। बाबा के श्रृंगार को भी आम मत समझिए। भोले का जो स्वरूप होता है, हम भोले का स्वरूप, भोले जैसा हम नहीं बनता है, लेकिन हम भोले समझ के भोले का स्वरूप धारण कर लेते हैं, उसी में हमको आनंद लगता है बेटा। बस उनका रूप में हमको क्या बोलते हैं, धारण करने में हमको बहुत आनंद आता है। वो देखे आपको भी खुशी होगी, अगर भोले को देखे साक्षात देखे तो कैसे होगा, ऐसा ही हम उनका रूप धारण कर लेते हैं। इसी तरह के न जाने कितने ही आध्यात्मिक रंग महाकुंभ में बिखरे हुए हैं, और हर एक रंग का जुड़ाव है उस महान सनातन संस्कृति के वैभव से, जो सदियों से
पवित्र जलधाराओं के नजदीक फलती फूलती आई है। दिव्य महाकुंभ में राजस्थान के सीकर के 6.5 फीट का नौजवान पहुंचा है, जिसकी लंबी दाढ़ी, मूंछ और कद काठी से आप भी प्रभावित हो जाएंगे। यह ग्रुप अपनी दाढ़ी मूंछ के लिए ही जाना जाता है। इनका पूरा एक समूह, एक ग्रुप है। राजस्थान में इन्हीं के समूह के एक व्यक्ति के पास सबसे लंबी मूंछें रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मेला अपने उफान पर है और लोग यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है और लोग लगातार यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। कुछ लोग उसमें से रुक भी रहे हैं, लेकिन एक भाई साहब का लुक देखकर हम यहाँ इधर आए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है विष्णु चोटिया और मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, रामगढ़ शेखावाटी। अच्छा। और मेरे साथ ये भाई और मेरे दोस्त। कमाल का लुक आपने लिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त लुक लिया हुआ है। बिल्कुल लंबे बाल और दाढ़ी। तो ऐसा तो नहीं है कि यही संन्यास ग्रहण करने के विचार से? संन्यास ग्रहण करने का विचार नहीं है। ये तो देखिए तपोस्थली है, 144 साल बाद ऐसा मौका मिला है हमें, तो हम कुंभ का स्नान करने आए हैं। और ये लुक तो हमारा जो बीएड क्लब है, हिंदुस्तान बीएड क्लब, उसके हमारे फंक्शन होते हैं, हमारे मॉडलिंग शो होते हैं, बीएड मॉडलिंग शो, जिनका मैं सीकर बीएड क्लब का ऑर्गेनाइजर हूँ, सीईओ हूँ। और ये पूरे इंडिया में हिंदुस्तान बीएड क्लब का नाम है। हमारे हिंदुस्तान बीएड क्लब में मॉडल्स होते हैं जिनके सबके बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। हमारे राजस्थान के एक पर्सन है जिनके 36 फीट 38 फीट की मूछ है, जो इधर 19 फीट है, इधर 19 फीट की मूछें हैं। तो वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। हम उसी लिए अपने एक क्लब को चलाते हैं, इसलिए हमने ये ऐसा लुक रख रखा है। अच्छा, तो मतलब 36 फीट की मूछें हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। आप कपिल शर्मा के शो देखेंगे, उसमें वो आए हैं। वो हमारे बीएड क्लब से जुड़े हुए हैं सब लोग, और ये बीएड मॉडलिंग की वजह से हमने शौक से रख रखा है। तो आपने भी ये दाढ़ी बनाने का विचार, ये दाढ़ी बढ़ाने का जो विचार है, वो लंबी दाढ़ी करेंगे क्या? आप भी 30-35 फुट तक जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे राजस्थान गवर्नमेंट दाढ़ी मूंछों को बहुत प्रमोट करती है। उसके लिए जैसलमेर में मरु महोत्सव होता है, और बीकानेर में बीकाना महोत्सव होता है, और बाड़मेर में थार महोत्सव होता है। जो इसमें जीतता है दाढ़ी मूंछों की कंपटीशन में, उसको राजस्थान सरकार सम्मानित करती है, और उसका जीके में नाम आता है, जब जो जीके राजस्थान की। और महाकुंभ में इस बार कई हस्तियां वायरल हुई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की माला बेचने वाली मोनालिसा ने लोगों का ध्यान खींचा है। लेकिन मोनालिसा के वायरल होते ही उनके पास जमकर भीड़ भी होने लगी, जिसके बाद मोनालिसा को महाकुंभ से वापस जाना पड़ा। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए मुझे वापस इंदौर जाना पड़ रहा है। अगले शाही स्नान तक वापस महाकुंभ में मिलेंगे। मैं पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं आऊंगी अगले स्नान पे, अगर कुछ सहायता मिली तो जरूर आऊंगी। आप सबका ख्याल रखना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहना। महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार ने एक अनोखी पाठशाला शुरू की है। इस पाठशाला में बच्चों को महाकुंभ और कुंभ से जुड़ी सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। वाराणसी में जिला प्रशासन ने स्कूलों में एक बुकलेट बंटवाई है, जिसमें महाकुंभ को लेकर सभी जानकारी दी गई है। हर दिन करीब आधे घंटे बच्चों को इसके बारे में बताया जा रहा है। अर्धकुंभ क्या है, उसका इतिहास और उसका सारा डिटेल, वहाँ नया क्या क्या हो रहा है, किस तरह से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा कर्मी किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको शॉर्ट पे सब बताऊँ। और वर्तमान में हो रहे महाकुंभ और कुंभ के इतिहास, और वर्तमान में जो कुंभ में सुविधाएं डेवलप की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, और उसकी जो भौगोलिक जानकारी है, उसको लेकर के पूरी बुकलेट तैयार की गई है, जिसको हमने अपने सभी स्कूल्स में बंटवाया है। और लगभग 3 हफ्ते तक डेली 10 से 15 मिनट के लिए प्रत्येक स्कूल में उनके क्लासरूम्स के बाद ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। बोर्ड के बच्चों को छोड़कर, जिनकी बोर्ड कक्षाएं उनको छोड़कर बाकी बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा पर्व ये हमारे देश का है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक गैदरिंग यहाँ हो रही है, तो सभी प्रदेश के बच्चों को
और उनके परिवारों को इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी अच्छे से क्लियर हो, इसलिए इस महाकुंभ की पाठशाला का हर विद्यालय में आयोजन कराया जाए। ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब किसी क्लास में महाकुंभ को लेकर के पाठशाला चलाई जा रही है। जी बिल्कुल, वाराणसी के प्राथमिक विद्यालयों में यह सुविधा शुरू की गई है। जिला प्रशासन द्वारा बाकायदा बच्चों को महाकुंभ की मान्यताएं, महत्व बताई जा रही हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक बुकलेट भी वितरित किया जा रहा है और इस बुकलेट को लेकर के प्रत्येक दिन आधे घंटे महाकुंभ के बारे में बताया जाएगा। इन नौनियालों के जरिए जो कुंभ की महात्म है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ की विशेषता यह बच्चे जानेंगे। उद्देश्य यही है कि बुकलेट में बच्चों को दिया जा रहा है, यह स्वयं भी अध्ययन करें और मैं भी इसमें आधा घंटा हर दिन कोशिश करूंगी, इस पे चर्चा होगी बल्कि, और चर्चा हो इसलिए कि महाकुंभ के बारे में जाने, इसका जो महत्व है, इसकी जो टैग लाइन है वही मेन है कि सभी देखिए सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कुंभ। तो इसी के बारे में मैंने इन लोगों को बताया कि महाकुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, अर्ध कुंभ क्या होता है, कहाँ पे लगता है, इसकी जो धार्मिक कथा है वो क्या है इसके पीछे, और उसके अलावा इस बार जो इसमें टेक्नोलॉजी जो बहुत यूज हुई है, सब चीज डिजिटल इसमें हो रहा है, इससे एआई यूज हुआ है, सुरक्षा की बहुत व्यवस्था है। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने हम लोगों के आ रही हैं कि स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को यह ज्ञान दिया जा रहा है? इसके पहले भी क्या आपने ऐसा क्लास चलाया? नहीं, पूर्व में तो ऐसा कभी नहीं था, ये प्रथम बार है और ये सरकार की, प्रदेश सरकार की भी बहुत मैं आभारी हूँ कि कम से कम इसी माध्यम से बच्चे इस महाकुंभ के बारे में, मैं भी स्वयं भी महाकुंभ तो नहीं जानती थी, पूर्ण कुंभ जरूर जानती थी, तो मुझे भी ये जानने का अवसर मिला और बच्चों को बता पाए कि 144 साल बाद जो है ये ऐसा शुभ अवसर मिला। स्पेशल